हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई विश आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे, रिवीजन चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज आपके लिए इस वीडियो लेक्चर से हम लेकर आए हैं बुलेट रिवीजन। टॉपिक है हमारा डबल टैक्सेशन रिलीफ, सेक्शन 90 और सेक्शन 91। नेक्स्ट वीडियो के अंदर पास्ट एग्जामिनेशन और स्टडी मटेरियल के जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस का हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशंस कर लेंगे, सो दैट इन दोनों वीडियो को देखने के बाद में एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन इस टॉपिक को लेके बेहतरीन हो जाएगी। आपको ऑलरेडी ध्यान होगा, लगभग हर अटेम्प्ट में इस टॉपिक को लेके क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैक्सिमम केस में न्यूमेरिकल बनता है और कभी कभी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी यहां पर बन जाता है। टॉपिक छोटा सा ही है और पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन को हमें बिल्कुल कवर कर लेना चाहिए, सो डेट कम मेहनत में हमारे लिए ये चैप्टर बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर हो जाए और अच्छे मार्क्स हमको एग्जाम में दिला सके। एज यूजुअल आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि डबल टैक्सेशन कैसे होता है। दो तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं। एक होता है ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन होता है क्योंकि एक लगता है सोर्स रूल और एक इनकम टैक्स में होता है रेसिडेंट रूल। अगर आप इंडिया के रेसिडेंट हैं तो रेसिडेंट रूल की वजह से आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगी। ना सिर्फ इंडियन इनकम पे ही आपको टैक्स देना है, आपको अपनी फॉरेन इनकम पर भी टैक्स देना होगा। यह होता है रेसिडेंट रूल। एक रूल होता है सोर्स रूल। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी फॉरेन में कोई इनकम है तो वो इनकम पे उस कंट्री में आपको टैक्स देना होगा बिकॉज ऑफ सोर्स रूल। तो वहां पे आपको सोर्स रूल के अकॉर्डिंग टैक्स देना है और उसी इनकम पे आपको इंडिया में रेसिडेंट रूल की वजह से क्या देना है, टैक्स देना है। इसको बोलते हैं ज्यूरिसडिक्शनल डबल टैक्सेशन। एग्जाम में आया भी है। डबल टैक्सेशन एक और होता है, वो होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। कौन सा? इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। वो कैसे होता है, एग्जांपल सुनिए। अगर एक ही इनकम पे डिफरेंट पर्सन के हैंड में अगर वो टैक्सेबल हो तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। जैसे मान लीजिए फॉरेन में फर्म की इनकम पे क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है, और उस फर्म के अंदर कोई इंडिया का रेसिडेंट क्या है, पार्टनर है। फर्म के प्रॉफिट में इंडिया के रेसिडेंट का जो भी शेयर होगा बिकॉज ऑफ रेसिडेंट रूल की वजह से उस इनकम पे इंडिया में क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, फॉरेन की जो फर्म होती है उसमें जो पार्टनर का शेयर होता है वो सेक्शन 10 क्लॉज 2A से एग्जेम्प्ट नहीं होता है। सिर्फ इंडियन फर्म जो होती है, यहां की जो रेसिडेंट फर्म होगी, उसके अंदर जो पार्टनर का प्रॉफिट होगा वो 10 क्लॉज 2A से एग्जेम्प्ट होगा। बाहर की फर्म में पार्टनर का प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट 10 क्लॉज 2A से एग्जेम्प्ट नहीं होता। तो फर्म अपने प्रॉफिट पे वहां टैक्स दे रही है और उसी प्रॉफिट में जो रेसिडेंट पार्टनर का जो शेयर है उस शेयर ऑफ प्रॉफिट पे इंडिया में क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। इसे बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, जहां एक ही इनकम डिफरेंट पर्सन के हैंड में क्या होती है, टैक्सेबल होती है। ओके, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अब डबल टैक्सेशन के लिए, अब डबल टैक्सेशन की रिलीफ के लिए हमारे पास में सेक्शन 90 और सेक्शन 91 है। जब दो कंट्री आपस में, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और बाहर की गवर्नमेंट अगर एग्रीमेंट कर लेती है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लेती है, तो सेक्शन 90 एप्लीकेबल होता है। और जब हमारी गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉरेन कंट्री के साथ में सेक्शन 90 और सब सेक्शन 1 से अगर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नहीं हुआ है तो फिर हमें रिलीफ मिलता है सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग, लेकिन रिलीफ हमको मिल जाएगा। अब हम शुरू करते हैं सबसे पहले सेक्शन 90 और उसके सबसेक्शन 1 से कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्यों किया जाता है। इसको याद करने के लिए आपको तरीका बताता हूं। ये याद कर लीजिए आप, रियर, ठीक है ना, बस ये वर्ड याद कर लीजिए। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है रियर, इसमें सबसे पहला वर्ड है आर।
ये होगा रिलीफ, रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ, ग्रांटिंग रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। इन ग्रांटिंग क्या होगी, रिलीफ होगी। ग्रांटिंग रिलीफ का मतलब यह है कि उस इनकम पे फॉरेन में भी आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं और उसी इनकम पे आप इंडिया में भी क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, मतलब दोनों कंट्रियों में आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो फिर सेक्शन 90 बोलता है कि क्यों होता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम, ठीक है ना, उस इनकम के रेस्पेक्ट में आपको रिलीफ देने के लिए एग्रीमेंट होता है, ऑन विच टैक्स हैव बीन पेड इन बोथ द कंट्रीज। बोथ द कंट्रीज का मतलब कौन सा है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और इनकम टैक्स इन दैट कंट्री, उस फॉरेन कंट्री के इनकम टैक्स पे करा हो और हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी आपने टैक्स पे करा हो, तो फॉर ग्रांटिंग क्या होता है, रिलीफ होता है, ठीक है, फॉर ग्रांटिंग रिलीफ होता है। ये रिलीफ कैसे दिया जाता है, ये रिलीफ दिया जाता है आपको बाय टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स क्रेडिट मेथड इट मींस आपने जितना भी डेट कंट्री, उस फॉरेन कंट्री में उस इनकम पे जितना भी टैक्स पे किया है, उस अमाउंट का आपको इंडिया में आपका जितना भी टोटल इनकम पे टैक्स बन रहा है, आपको उतने अमाउंट का क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडिया में उस इनकम पे, उस फॉरेन इनकम पे जितना भी टैक्स बन रहा है वुड भी टैक्सेबल है, उस इनकम पे जितना भी टैक्स बन रहा है उससे ज्यादा का आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल ये है, मान लीजिए आपने फॉरेन इनकम पे 40,000 का टैक्स पे करा है और उस इनकम पे इंडिया में टैक्स बन रहा है 29,700 का, आपको क्रेडिट मिल जाएगा। वो इनकम आपकी इंडिया में भी टैक्सेबल हो रही है, आपको क्रेडिट मिलेगा, लेकिन कितना क्रेडिट मिलेगा, इंडिया में उस पे जितना भी टैक्स बन रहा है उस अमाउंट से ज्यादा का आपको क्या नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे एग्जाम्पल में 29,700 से ज्यादा का रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर हमारे यहां पर टैक्स बन रहा होता उस इनकम पे 47,800, तो हमको रिलीफ कितना मिलता, जितना हमने वहां पर टैक्स पे करा है, मतलब 40,000 का हमको यहां पर क्या मिल जाता, रिलीफ मिल जाता। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्यों किया जाता है, तो सेक्शन 90 सब सेक्शन 1 फॉर ग्रांटिंग रिलीफ इन रेस्पेक्ट ऑफ इनकम, इन रेस्पेक्ट उस इनकम के रेस्पेक्ट में ऑन विच टैक्स हैव बीन पेड इन बोथ द कंट्रीज। इसलिए क्या किया जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किया जाता है। वन मोर पॉइंट है, और क्यों किया जाता है, तो उसके लिए अब आप याद करेंगे कौन सा है, ए। ये तो हो गया फॉर ग्रांटिंग रिलीफ हो गया, और सेकंड आप लिखेंगे ए। ए होता है अवॉइडेंस ऑफ क्या है, डबल टैक्सेशन, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, सो डेट सेम इनकम दोनों कंट्रियों में टैक्सेबल ना हो। ऐसे कैसे किया जाता है, बाय वे ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ इनकम मेथड, मतलब जो इनकम आपकी फॉरेन में सोर्स रूल में टैक्सेबल हो गई है, जो कंट्री क्या थी, सोर्स थी, अगर सोर्स रूल से वहां पर टैक्स हो गई है, तो अब आपको रेसिडेंट कंट्री में उस इनकम पे क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। ऐसे होता है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। कैसे होता है, एग्जेम्पशन ऑफ इनकम देके, कौन सी कंट्री में एग्जेम्पशन देके, जिस कंट्री में आप रेसिडेंट हो, रेसिडेंट रूल में, उस कंट्री में एग्जेम्पशन ऑफ इनकम देके अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन किया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अवॉइडेंस ऑफ क्या करना है, हमें डबल टैक्सेशन करना है, हमें यह नहीं करना, क्या नहीं करना, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, ध्यान रखिएगा, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन, हमें नॉन टैक्सेशन की अपॉर्चुनिटी को क्रिएट नहीं करना है। विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस्ड टैक्सेशन, रिड्यूस टैक्सेशन की भी अपॉर्चुनिटी को क्या नहीं करना है, क्रिएट नहीं करना है थ्रू टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस। DTAA का पर्पस कभी भी टैक्स इवेजन का नहीं है, टैक्स अवॉइडेंस का नहीं है, सिर्फ ग्रांटिंग रिलीफ का है। या अवॉइडेंस ऑफ कौन सा है, डबल टैक्सेशन है, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज, याद रखिएगा, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन और रिड्यूस टैक्सेशन। सेकंड एक बात ध्यान रखिएगा, और कभी भी डबल टैक्सेशन का पर्पस ट्रीटी शॉपिंग का नहीं होता है।
विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर, कौन सा है, ट्रीटी शॉपिंग। तो क्या क्या बताया, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूस टैक्सेशन, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रीटी शॉपिंग। ट्रीटी शॉपिंग का मतलब क्या होता है, किसी और कंट्री का रेसिडेंट, मतलब जिस कंट्री के साथ DTAA हुआ है उसका नहीं, किसी थर्ड कंट्री का रेसिडेंट DTAA का क्या लेना चाहता है, इन एलिजिबल क्या लेना चाहता है, बेनिफिट लेना चाहता है। ठीक है, ऑब्टेनिंग क्या करना चाहता है, रिलीफ लेना चाहता है, रिलीफ लेना चाहता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहता है, इनडायरेक्ट बेनिफिट लेना चाहता है, कहां का, वहां का रेसिडेंट, वहां का किसी दूसरी कंट्री का क्या है, रेसिडेंट। तो इसलिए होता है अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन करना है, लेकिन कभी भी विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन करके, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर रिड्यूस टैक्सेशन करके, विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रीटी शॉपिंग करके। ये तो आपको बताया दो पर्पस। तीसरा होगा हमारा DTAA का क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तीसरा पर्पस है एक्सचेंज ऑफ क्या है, इंफॉर्मेशन। तो इसको याद करने का क्या हो गया, ये ई हो गया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्यों करनी है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, सो दैट प्रिवेंशन ऑफ क्या हो सके, टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस हो सके। आपको कहा था DTAA का पर्पस कभी भी टैक्स इवेजन का नहीं होता है, टैक्स अवॉइडेंस का नहीं होता है, और इसका पर्पस यह भी होता है कि टैक्स इवेजन ना हो और टैक्स अवॉइडेंस ना हो। तो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सके फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, प्लस पर्पस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ कौन सा, सच केसेस। सच केसेस का मतलब है इन्वेस्टिगेशन ऑफ टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस। तो तीसरा पर्पस क्या बताया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस एंड और इन्वेस्टिगेशन ऑफ केसेस, कौन से केसेस, ऑफ सच इवेजन और क्या है, सच अवॉइडेंस। तो तीसरा पर्पस ये रहा। और चौथा पर्पस होता है सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर्ड होने का। चौथा पर्पस है फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। तो लास्ट आर का क्या हो गया, रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। तो पहला आर हो गया किसके लिए, ग्रांटिंग रिलीफ in respect of income, in respect of income on which tax have been paid in both the country, income tax have been paid on both the countries। उसके बाद में ए बताया था अवॉइडेंस ऑफ कौन सा, डबल टैक्सेशन, without creating opportunities for non-taxation and reduced taxation and without creating opportunities for क्या treating shopping। इसके बताया था ई का मतलब exchange of information, exchange of information for prevention of tax evasion or avoidance और इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच इवेजन और क्या है, अवॉइडेंस। और लास्ट आर का मतलब बताया था रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में सेक्शन 90 और सबसेक्शन 2 कहता है जिस भी पर्सन पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, मींस इन रिलेशन टू द असेसी, इन रिलेशन टू द असेसी, टू whom जिस पे सच एग्रीमेंट क्या है, अप्लाइज है, सच एग्रीमेंट अप्लाइज है, देन द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट and DTAA, provision of income tax act और DTAA, whichever is more beneficial to him, whichever is more beneficial to assessee shall apply। मतलब दोनों पे, दोनों में से जो बेनिफिशियल होगा असेसी के लिए वो अप्लाई होगा। मतलब इनकम टैक्स का प्रोविजन अप्लाई होगा, लेकिन टू द एक्सटेंट सिर्फ उतने तक ही अप्लाई होगा विच इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी। और DTAA एप्लीकेबल होगा इन केस DTAA इज मोर बेनिफिशियल टू क्या है, डेट असेसी, डेट असेसी। तो सेक्शन 90 और सबसेक्शन क्या कहता है, 2 कहता है, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में एक्सप्लेनेशन भी आया है। इसके रेस्पेक्ट में क्या है, एक एक्सप्लेनेशन भी आया है। एक्सप्लेनेशन 1 एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉरेन कंपनी की इंडिया में क्या है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। फॉरेन कंपनी की इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी। ठीक है, टैक्सेबल होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या उस पे टैक्स रेट 40% लगेगी जो फॉरेन कंपनियों पे है, या फिर इंडियन कंपनी पे जो टैक्स रेट होती है 30% वो लगेगी। क्योंकि सेक्शन 90 और सबसेक्शन 2 ने कहा है कि इनकम टैक्स का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, लेकिन टू द एक्सटेंट, सिर्फ उतने तक ही टू द एक्सटेंट बेनिफिशियल टू क्या है, डेट असेसी। और 40% टैक्स रेट लगाना, ठीक है, बेनिफिशियल नहीं होगा, वो लेस फेवरेबल हो जाएगा।
ठीक है, तो यहां पर फॉरेन कंपनियों का कहना है कि एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 अगर फॉरेन कंपनियों का इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो उस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के रेस्पेक्ट में जो इनकम टैक्सेबल होगी वो 40% से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लेस फेवरेबल हो जाएगी, वो 30% से होनी चाहिए। तो इसके लिए एक्सप्लेनेशन 1 डाला, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सप्लेनेशन ने रिमूवल ऑफ क्या करा, डाउट करा और कहा जो भी चार्ज ऑफ टैक्स होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी की जो भी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उस पे जो भी चार्ज ऑफ टैक्स होगा एट ए रेट हायर देन द रेट, एट ए रेट हायर देन द रेट एट विच डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल, एट ए रेट हायर देन मतलब 40% की रेट, ठीक है, एट विच डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल, तो हायर है, डोमेस्टिक कंपनी चार्जेबल है 30% से और फॉरेन कंपनियों की टैक्स रेट है कितने पे, 40% पे। तो एक्सप्लेनेशन ने कहा जो भी चार्ज ऑफ टैक्स है इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंपनी एट ए रेट हायर देन द रेट at which domestic company is chargeable shall not be regarded or shall not be regarded as less favorable charge, लेस फेवरेबल चार्ज नहीं माना जाएगा 40% को। इट मींस फॉरेन कंपनियों पे की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में इंडिया पे 40% ही क्या लगेगा, टैक्स रेट लगेगा। एक्सप्लेनेशन 1 ने कह दिया है कि इवन अगर वो रेट हायर है डोमेस्टिक कंपनियों की रेट से तो भी उस रेट को शैल नॉट बी रिगार्डेड एज लेस फेवरेबल चार्ज नहीं माना जाएगा फॉर लेवी ऑफ टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ सच क्या है फॉरेन कंपनी। तो ये एक्सप्लेनेशन डाला है, लेकिन सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग तो क्या होता था 40% लेस फेवरेबल है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 के अकॉर्डिंग 40% को हम लेस फेवरेबल चार्ज नहीं मानेंगे, लेस फेवरेबल चार्ज नहीं मानेंगे। ठीक है, सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इनकम टैक्स प्रोविजन DTAA विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी शैल क्या होगा, अप्लाई होगा। मतलब इनकम टैक्स का प्रोविजन अप्लाई होगा, लेकिन टू द एक्सटेंट, सिर्फ उतने एक्सटेंट तक ही अप्लाई होगा टू द एक्सटेंट दे आर मोर बेनिफिशियल टू असेसी। अगर इनकम टैक्स का प्रोविजन मोर बेनिफिशियल है तो इनकम टैक्स का लगेगा, और DTAA का मोर बेनिफिशियल है तो DTAA लगेगा। मतलब DTAA ओवरराइड कर जाएगा इनकम टैक्स को अगर DTAA क्या हुआ, मोर बेनिफिशियल हुआ, अगर क्या हुआ, मोर बेनिफिशियल हुआ। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से सुनिए, सेक्शन 90 और सबसेक्शन 2A ने कहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ने क्या कहा, DTAA अगर मोर फेवरेबल है तो वो एप्लीकेबल होगा, लेकिन सबसेक्शन 2A ने कहा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 2, मतलब DTAA कुछ भी लिखा हो, मोर बेनिफिशियल हो तो भी DTAA एप्लीकेबल नहीं होगा, तो भी DTAA एप्लीकेबल नहीं होगा। इवन DTAA मोर बेनिफिशियल टू असेसी तो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन से केस में बोल रहे हैं, प्रोविजन ऑफ चैप्टर गार शैल अप्लाई हो जाएगा, गार एप्लीकेबल हो जाएगा, गार प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। कब, अगर आपने DTAA का मिसयूज करा है टू अवॉइड क्या करने के लिए, टैक्स करने के लिए। इवन DTAA इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी, लेकिन DTAA का यूज आपने मिसयूज करा है, आपने उसे मिसयूज करा है टू अवॉइड किसके लिए, टैक्स करने के लिए। इन दैट केस DTAA शैल नॉट अप्लाई एंड प्रोविजन ऑफ गार शैल क्या हो जाएगा, अप्लाई टू असेसी हो जाएगा। इवन इफ सच प्रोविजन, सच का मतलब DTAA प्रोविजन आर बेनिफिशियल टू हिम, DTAA बेनिफिशियल है तो भी गार प्रोविजन क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर DTAA का मिसयूज करा है टू अवॉइड क्या करने के लिए, टैक्स करने के लिए, देन गार प्रोविजन क्या होगा, ओवर रूल कर देगा DTAA को। गार प्रोविजन ओवर रूल कर देगा किसको, DTAA को। इवन गार मोर बेनिफिशियल नहीं है, DTAA मोर बेनिफिशियल है, लेकिन सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 गार प्रोविजन गार विल क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा, ओवर रूल कर देगा किसको, DTAA को, अगर मिसयूज करा है टू अवॉइड क्या करने के लिए, टैक्स करने के लिए। सेक्शन 90 सबसेक्शन 3, अगर कोई टर्म DTAA में डिफाइंड नहीं है, मतलब डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट या हमारे इनकम टैक्स एक्ट में डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो उस टर्म का मीनिंग क्या होगा, तो मीनिंग एज असाइंड टू इट इन द नोटिफिकेशन। जब भी उसका नोटिफिकेशन आएगा उस नोटिफिकेशन में जो भी मीनिंग क्या करेंगे, असाइंड करेंगे। जो भी नोटिफिकेशन इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होगा इन ऑफिशियल गजट, उसमें मीनिंग जो भी असाइंड होगा
उस टर्म का मीनिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि नोटिफिकेशन तो बहुत बाद में आया और एग्रीमेंट पहले ही एंटर हो गया था, तो उस टर्म का जो मीनिंग जो असाइंड किया है नोटिफिकेशन में, उसकी एप्लीकेबिलिटी कब से होगी, तो एक्सप्लेनेशन ने कहा जो भी मीनिंग असाइंड है टू सच टर्म को जो भी मीनिंग असाइन करा है नोटिफिकेशन में, शैल बी डीम्ड मान लिया जाएगा टू हैव इफेक्ट, शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट, मान लिया जाएगा कि उस उस टर्म का जो मीनिंग असाइंड हुआ है उसका इफेक्ट है फ्रॉम द डेट उस डेट से ऑन विच द सेड एग्रीमेंट केम इनटू फोर्स, जब से वो एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ था तब से वो मीनिंग क्या हो जाएगा, उसका असाइंड मान लिया जाएगा, भले ही नोटिफिकेशन बाद में आया हो। एक्सप्लेनेशन ने बोल दिया है मीनिंग असाइंड टू सच टर्म शैल बी डीम्ड हो जाएगा टू हैव इफेक्ट, उसका इफेक्ट हो जाएगा डीम्ड टू हैव इफेक्ट from the date on which the said agreement came into force, जब से वो क्या हुआ था, एग्रीमेंट क्या हुआ था, into force हुआ था, came into क्या हुआ था, force हुआ था। तो ये हो गया सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 और उसका एक्सप्लेनेशन। सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 लास्ट, बस इतना ही होता है सेक्शन 90। सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 बोलता है ट्रीटी शॉपिंग को रोकने के लिए, ट्रीटी शॉपिंग को रोकने के लिए मतलब एक असेसी है एनएसएसी, नॉट बीइंग ए रेसिडेंट, वो रेसिडेंट नहीं है, कौन सी कंट्री का, टू हुम एन एग्रीमेंट, जिसके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, जिस कंट्री के साथ में एग्रीमेंट हुआ है वो वहां का क्या नहीं है, रेसिडेंट नहीं है। तो सबसेक्शन 4 ने कहा वो शैल नॉट बी एंटाइटल, वो रेसिडेंट, वो जो उस कंट्री का रेसिडेंट ही नहीं है, वो जो असेसी उस कंट्री का रेसिडेंट ही नहीं है जिसके साथ में सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 में डीटीडब्ल्यू एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ है, शैल नॉट बी एंटाइटल टू क्लेम एनी रिलीफ, वो डीटीडब्ल्यू का उस एग्रीमेंट का कोई भी रिलीफ क्या नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता, वो क्लेम नहीं कर सकता, वो कोई भी रिलीफ क्या नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता, अनलेस, जब तक कि अनलेस ए सर्टिफिकेट ऑफ हिज बीइंग ए रेसिडेंट, सर्टिफिकेट ऑफ हिज बीइंग रेसिडेंट, कौन सी, जिस कंट्री के साथ में एग्रीमेंट हुआ उस कंट्री का रेसिडेंट होने का सर्टिफिकेट अगर वो ऑब्टेन कर ले बाय हिम फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, जब तक कि वो वहां की गवर्नमेंट से उस कंट्री का रेसिडेंट होने का सर्टिफिकेट जब तक क्या नहीं कर लेता, ऑब्टेन्ड नहीं कर लेता, उसको बोलते हैं टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट। अनलेस ए सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग रेसिडेंट इन एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया, जिसके साथ में क्या हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, जब तक कि वो ऑब्टेन्ड नहीं कर ले तब तक ऐसा असेसी जो उस कंट्री का क्या नहीं है, रेसिडेंट नहीं है, वो एग्रीमेंट का बेनिफिट रिलीफ क्या नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता, अनलेस ए सर्टिफिकेट ऑफ बीइंग ए रेसिडेंट, जिसे बोलता है टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट, और वंस अगर टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड हो गया है, वंस टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट उसने प्रोड्यूस कर दिया है, वहां की गवर्नमेंट से ऑब्टेन करके उसने क्या कर दिया है, प्रोड्यूस कर लिया है, तो हमें उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, उसे एविडेंस मानना ही पड़ेगा दैट ही इज ए रेसिडेंट ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, उसे हमें एविडेंस मानना ही पड़ेगा। हमारी यहां की इनकम टैक्स ऑथोरिटीज उसको क्वेश्चन नहीं कर सकती, विल नॉट गो बिहाइंड द टीआरसी, उस टीआरसी टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बिहाइंड नहीं जा सकती और क्वेश्चन नहीं कर सकती उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को। ध्यान रखिएगा, वंस टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन्ड बाय दैट असेसी एंड क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय हिम, आवर इनकम टैक्स ऑथोरिटी इन इंडिया जो है विल नॉट गो बिहाइंड द टीआरसी टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट के बिहाइंड नहीं जाएंगे एंड क्वेश्चन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस, उसके रेसिडेंशियल स्टेटस को क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसे एविडेंस की तरह हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपल सा क्या था, सेक्शन 90 था, जहां सब सेक्शन 1 था, रियर था, granting relief in respect of income on which a tax have been paid in both the countries। ए का मतलब था अवॉइडेंस ऑफ कौन सा, डबल टैक्सेशन। रिलीफ तो कैसे होता है,
रिलीफ क्या होता है, जो भी टैक्स पेड इन दैट कंट्री है शैल बी अलाउड एज क्रेडिट मिल जाएगा आपको। यहां पर रेसिडेंस कंट्री में आपको उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। सोर्स कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो रेसिडेंस कंट्री में आपको उसका क्या मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन कभी भी क्रेडिट का अमाउंट इंडिया में उस इनकम पे जितना टैक्स बन रहा है उससे ज्यादा नहीं होगा। अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन कैसे होता है, बाय वे ऑफ ग्रांटिंग एग्जेम्पशन ऑफ इनकम, उस इनकम के रेस्पेक्ट में एग्जेम्पशन देके सोर्स कंट्री में टैक्स लगेगा लेकिन रेसिडेंट कंट्री में उस इनकम के रेस्पेक्ट में क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अवॉइडेंस ऑफ कौन सा होगा, डबल टैक्सेशन होगा, लेकिन विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर नॉन टैक्सेशन, रिड्यूस टैक्सेशन एंड ट्रीटी शॉपिंग। ई का मतलब है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच इवेजन और क्या है, अवॉइडेंस। और आर का मतलब था फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। इसके बाद में सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू हिम। सेक्शन 90 सबसेक्शन कौन सा था, 2A था। सबसेक्शन 2A गार क्या करेगा, ओवर रूल कर देगा किसको, DTAA को, अगर DTAA का मिसयूज करा है टू अवॉइड क्या करने के लिए, टैक्स करने के लिए। सेक्शन 90 सबसेक्शन 3 अगर नोटिफिकेशन से कोई टर्म आती है तो उस टर्म का इफेक्ट होगा, डीम टू हैव इन इफेक्ट होगा, इफेक्ट होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच एग्रीमेंट हैज बीन क्या हुआ था, एंटर्ड हुआ था। और सेक्शन 90 सबसेक्शन 4 किसी दूसरी कंट्री का रेसिडेंट DTAA के बेनिफिट को तब तक क्लेम नहीं कर सकता अनलेस टैक्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट, unless a certificate of being resident in that country have been obtained, जब तक वो प्रोड्यूस नहीं कर देते और वंस प्रोड्यूस उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, विल नॉट गो बिहाइंड, उसको हमको एविडेंस की तरह क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन में हमने देखा था फॉरेन कंपनियों पे जो टैक्स रेट है अगर वो हायर देन द टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनियों से तो उसे हम लेस फेवरेबल चार्ज हम नहीं मानेंगे। एक बात ध्यान रखना, अगर DTAA में कोई टैक्स रेट दी है और इनकम टैक्स में टैक्स रेट है तो विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू असेसी वो एप्लीकेबल होगी। और अगर DTAA की रेट एप्लीकेबल हुई तो DTAA की रेट को शैल नॉट बी इंक्रीज, DTAA के शैल की रेट को शैल नॉट बी इंक्रीज बाय सरचार्ज एंड सेस, उसके ऊपर कोई सेस और सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। अगर इनकम टैक्स की रेट से लगेगा तब तो सरचार्ज भी लगाएंगे, सेस भी लगाएंगे, लेकिन अगर DTAA की रेट एप्लीकेबल होती है तो सरचार्ज और सेस क्या नहीं किया जाएगा, एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेबल नहीं किया जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर क्या करते हैं, देखते हैं। DTAA में क्या होता है, आर्टिकल होता है। हमारे जो DTAA एंटर्ड होते हैं उसके अंदर क्या होता है, आर्टिकल होता है। और उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उस आर्टिकल के अकॉर्डिंग, DTAA के आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आपका DTAA हो रखा है किसी कंट्री के साथ में, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है, ठीक है, तो DTAA के आर्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है, DTAA के आर्टिकल के अकॉर्डिंग नॉन रेसिडेंट की, ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, नॉन रेसिडेंट की फॉरेन कंपनी की इनकम इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी अगर उनका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। ये DTAA का आर्टिकल कहता है। और एज पर सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 DTAA का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा टू द एक्सटेंट मोर बेनिफिशियल टू। तो मोर बेनिफिशियल क्या बोल रहे हैं, अगर उसका पीई है, नॉन रेसिडेंट का, फॉरेन कंपनी का अगर इंडिया में पी है, इफ देयर इज पी इन इंडिया तो इनकम इज टैक्सेबल इन इंडिया होगी एज पर DTAA। और अगर उसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इंडिया में, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, भले ही उसका सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 और क्लॉज फर्स्ट से उसका बिजनेस कनेक्शन ही क्यों ना हो। क्योंकि इनकम टैक्स का प्रोविजन सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज फर्स्ट बोलता है कि अगर नॉन रेसिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो फिर वो इनकम टैक्सेबल होगी। लेकिन सेक्शन 90 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, इनकम टैक्स का प्रोविजन टू द एक्सटेंट उतने तक ही एप्लीकेबल होगा जितना वो मोर बेनिफिशियल होगा। अगर बेनिफिशियल नहीं है तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और एज पर DTAA अगर इफ देयर इज नो पीई इन इंडिया तो इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इवन इफ देयर इज ए बिजनेस कनेक्शन, भले उसका सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लॉज फर्स्ट से क्या है, बिजनेस कनेक्शन है, तो भी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। लेकिन अगर किसी कंट्री के साथ में DTAA है ही नहीं,
तो अब तो इनकम टैक्स का प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा। और इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, इफ देयर इज बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया तो इनकम टैक्सेबल होगी, और अगर इफ देयर इज नो बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया तो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डीटीडब्ल्यू है आपका, इंडिया में आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, लेकिन 3 इनकम फिर भी टैक्सेबल हो जाएगी। वो होती है इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और वो फी फॉर कौन सी है, टेक्निकल सर्विस, जो हमने सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5 क्लॉज 6 और क्लॉज 7 से देखी थी। ठीक है, उसके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है, वो एक्सेप्शन है। वो उस चीज का क्या है, एक्सेप्शन है। कौन कौन सी इनकम के रेस्पेक्ट में, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। इवन अगर आपका इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ठीक है, तो भी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस इंडिया में टैक्सेबल होगी, क्योंकि हम उसे डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मानते हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 और क्लॉज 5 क्लॉज 6 और क्लॉज किससे, 7 से। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्या बन जाती है, हमारे लिए बात बन जाती है। ठीक है, हमारे लिए बात बन जाती है। चलिए, इसके बाद में हम आते हैं हमारे सेक्शन कौन से पे आएंगे, सेक्शन 91 पे आएंगे। ठीक है, सेक्शन कौन से पे आएंगे, 91 पर आएंगे। सेक्शन 91 डबल टैक्सेशन रिलीफ का है। जब किसी फॉरेन कंट्री के साथ में हमारा सेक्शन 90 सब सेक्शन 1 में डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर्ड नहीं हुआ है, तो सेक्शन 91 क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन सेक्शन 91 तभी एप्लीकेबल होगा, पहली बात, हम इंडिया के क्या हो, रेसिडेंट हो। ठीक है, हम इंडिया के रेसिडेंट हो। कौन सी इनकम के रेस्पेक्ट में मिलेगा 91 में रिलीफ, जो इनकम एक्रू और अराइज टू हिम आउटसाइड इंडिया। कौन सी इनकम, फॉरेन इनकम, मतलब जो एक्रू और अराइज हो आउटसाइड इंडिया होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, वो इंडिया में एक्रू और अराइज नहीं मानी जानी चाहिए। ठीक है, इंडिया में तो सिर्फ उस पर रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग क्या लग रहा हो, टैक्सेबल हो रहा हो। सोर्स कंट्री कौन सी होनी चाहिए, बाहर ही होनी चाहिए, मतलब एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया ही होनी चाहिए। नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए, नॉट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए। ओके, वन मोर, कब मिलेगा रिलीफ, जब आपने उस फॉरेन कंट्री में इनकम टैक्स क्या करा हो, पे करा हो, टैक्स क्या करा हो, पे करा हो। वहां पर फॉरेन कंट्री में आपने वहां पर टैक्स पे करा हो, मींस इनकम जो क्वेश्चन में जो डबली टैक्स इनकम जो है हैज बीन सब्जेक्ट टू क्या हुई हो, इनकम टैक्स हुई हो। अगर वहां पर टैक्स हो ही नहीं रही है तो डबल टैक्सेशन होगा ही नहीं, तो सेक्शन 91 में आपको रिलीफ ही नहीं मिल सकता। तो आप इंडिया के रेसिडेंट हो, ठीक है, आप पे रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग जो इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हुई है, वो रेसिडेंट रूल के अकॉर्डिंग यहां पर टैक्सेबल हो रही हो, वो इनकम नॉट डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, उस इनकम पे हैज बीन सब्जेक्ट टू क्या हुई हो, इनकम टैक्स हुई हो, इन डेट किस में, फॉरेन कंट्री में, इन द हैंड्स ऑफ असेसी, उसके हैंड में वहां पर क्या हुई हो, टैक्सेबल हुई हो, उसने वहां पर इनकम टैक्स भी क्या करा हो, पे करा हो। और लास्ट पॉइंट, उस कंट्री के साथ में सेक्शन 90 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग हमारा कोई भी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर्ड हुआ नहीं है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट भी नहीं है, वो इनकम भी एक्रूराइज आउटसाइड इंडिया है, वो डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया नहीं है, उस कंट्री में सब्जेक्ट टू टैक्स हुआ है और वहां पर असेसी ने उस पर टैक्स भी पे करा है। तो फिर यहां पर एज पर सेक्शन 91 हमें क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, हमें रिलीफ मिलता है। अब हमें रिलीफ कितने अमाउंट का मिलेगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, हमारे इंडिया में जो भी एवरेज रेट ऑफ टैक्स है, हम इंडिया में क्या निकालेंगे, हमारी एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। हमारी एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारी इंडिया में टोटल इनकम मतलब जीटीआई माइनस चैप्टर 6A की डिडक्शन। ठीक है, जीटीआई में फॉरेन इनकम इंक्लूडिंग इंडियन इनकम मतलब टोटल इनकम, चैप्टर 6A की डिडक्शन, लॉसेस वॉसेस, सब कुछ इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग सेट ऑफ होने के बाद में, इंडिया के प्रोविजन के अकॉर्डिंग लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हमको ATC, CC, CCD, ATD, ATQQB, ठीक है, ATRRB, ATTTA, ATTTB, इन सब सेक्शंस में डिडक्शंस मिलती है हमको। वो डिडक्शंस के क्या है, बाद में जो टोटल इनकम आती है, उस टोटल इनकम पे हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। इंक्लूडिंग कौन सी, फॉरेन इनकम भी इंक्लूड हो चुकी है, हम उस पे क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो हमारी टोटल इनकम पे इंडिया में इतना क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है।
ठीक है ना, इतना क्या बन रहा है, टैक्स बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, सीधा एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ये आ जाएगा हमारा एवरेज रेट ऑफ टैक्स। ये हमारी आ जाएगी इंडिया की एवरेज रेट ऑफ टैक्स। उसको कंपेयर करेंगे फॉरेन की टैक्स रेट से। इस टैक्स रेट को कंपेयर करेंगे किसकी, फॉरेन की टैक्स रेट से। और दोनों में से जो भी लोअर टैक्स रेट होगी, जो भी लोअर टैक्स रेट होगी, उस रेट से हमको रिलीफ मिलेगा। लेकिन रिलीफ मिलेगा ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ कौन सी इनकम पे, जो डबली टैक्स्ड इनकम होगी। जो कौन सी इनकम होगी, जो डबली टैक्स्ड क्या होगी, इनकम होगी। और डबली टैक्स्ड इनकम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इंडिया की टैक्स रेट और फॉरेन की टैक्स रेट, दोनों में से जो भी लोअर होगी उस रेट से हमको यहां पर क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। ओनली कौन से अमाउंट पे मिलेगा, जो भी डबली टैक्स इनकम होगी उस पे हमको क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा सेक्शन 91 का रिलीफ होता है। क्या करना है, इंडिया की टैक्स रेट निकालनी है। उसके लिए पहले इंडिया की जीटीआई निकालो, चैप्टर 6 एक डिडक्शन लो, टोटल इनकम निकालो, उस टोटल इनकम पे क्या निकालो, टैक्स निकालो। टैक्स इंक्लूडिंग क्या कर लेना, सेस कर लेना। टैक्स इंक्लूडिंग क्या कर लेना, इसके अंदर सरचार्ज और जो भी सेस लगता है वो भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। और इस टैक्स को डिवाइड कर देना किससे, टोटल इनकम से। तो आ जाएगी एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इस एवरेज रेट ऑफ टैक्स को फॉरेन कंट्री के टैक्स रेट से क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। जो दोनों में से जो भी लोअर क्या होगी, टैक्स रेट होगी, उस रेट से हमको रिलीफ मिलेगा। रिलीफ मिलेगा ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ डबली टैक्स्ड इनकम, वो अमाउंट जो उधर और इधर दोनों कंट्रियों में क्या हुआ है, टैक्स हुआ है। अगर उस फॉरेन इनकम के रेस्पेक्ट में, इनकम में इंडिया में अगर कोई भी मान लीजिए क्या मिल जाती है, डिडक्शन मिल जाती है। अगर डिडक्शन मिल गई है, जितने भी अमाउंट की हमको चैप्टर 6A की डिडक्शन मिल गई है, डिडक्शन मिल गई मतलब टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रही है, तो वो डबली टैक्स्ड इनकम नहीं होगी। जितने भी एक्सपेंस की हमको डिडक्शन मिल गई है, मतलब टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहा है, एक्सपेंस डिडक्शन मिल गई, वो भी डबली टैक्स्ड इनकम नहीं है। जितना भी लॉस, फॉरेन का लॉस हमारे यहां पर क्या हो गया, टोटल इनकम की कंप्यूटेशन में सेट ऑफ हो गया है। जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बन रहा है, अब वो भली लॉस सेट ऑफ होने की वजह से नहीं बन रहा है, एक्सपेंस की डिडक्शन मिल गई है या चैप्टर 6 एक डिडक्शन मिल गई है, मतलब जो भी डिडक्शन मिल गई हो, लेकिन जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगा, वो फॉरेन की इनकम जो हमारे इंडिया में टोटल इनकम का पार्ट नहीं बन रही है, वो अमाउंट डबली टैक्स्ड इनकम नहीं होगा। मान लीजिए फॉरेन इनकम कितनी है, 10 लाख है। इस 10 लाख में से हमको यहां पर चैप्टर 6 की रिडक्शन मिल गई, हमको एक्सपेंस की रिडक्शन मिल गई, हमारे लॉसेस भी कुछ सेट ऑफ हो गए, और ये होने के बाद में ये सब लेस हो गए। ये जितना भी अमाउंट क्या हो गया, लेस हो गया। मान लीजिए ये अमाउंट लेस हो गया कितना, 6 लाख। तो इसका मतलब डबली टैक्स्ड इनकम सिर्फ कितनी है, 4 लाख है, क्योंकि 6 लाख की डिडक्शन मिल गई जो टोटल इनकम में इंक्लूड ही नहीं हुई है। जो टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं हुई वो डबली टैक्स्ड इनकम नहीं हो सकती है। तो ये हमारा सेक्शन 91 का रिलीफ है। लेकिन 91 का रिलीफ कब मिलता है, जब आप इंडिया के रेसिडेंट हो, हमारा DTAA नहीं हो रखा हो, इनकम एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया हो, नॉट डीम टू एक्रूराइज इन इंडिया नहीं हो, उस कंट्री में वो इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स हो, और वहां पर आपने टैक्स हैव बीन क्या कर रखा हो, पे कर रखा हो, ये सारी कंडीशन होगी तो ही फिर हमको यहां पर सेक्शन 91 में क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। तो ही हमको सेक्शन 91 में क्या मिलने वाला है, रिलीफ मिलने वाला है। तो ये हमारा सेक्शन 90 और सेक्शन कौन सा हो गया, 91 हो चुका है। यस, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मतलब, तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, इंक्लूड्स फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। फिक्स्ड प्लेस ऑफ क्या है, बिजनेस, जहां से आप होली और पार्शियली क्या कर रहे हैं, बिजनेस कंडक्ट करते हैं। इंक्लूड्स क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई भी माइंस है अगर आपकी इंडिया में, जहां से आप नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, चाहे वो ऑयल वेल हो, गैस वेल हो, कोई माइन हो, तो वो भी आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है। वर्कशॉप है, फैक्ट्री है, ब्रांच है, ऑफिस है, या कोई प्लेस ऑफ क्या है, मैनेजमेंट है, प्लेस ऑफ मैनेजमेंट, तो उसे भी क्या माना जाता है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या है, जो भी आपकी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, जहां से आप होली और पार्शियली बिजनेस क्या कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं, मैनेज करते हैं, उसे हम बोलते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। और एज पर DTAA का आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अगर आपका इंडिया में पीई है तो पीई के रेस्पेक्ट की इनकम टैक्सेबल होगी, इवन चाहे आपका बिजनेस कनेक्शन हो या नहीं हो। और अगर पीई नहीं है तो इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, भले ही आपका बिजनेस कनेक्शन हो। लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस।
ठीक है, अब हम आते हैं एक टाई ब्रेकर किस पे रूल पे। टाई ब्रेकर रूल देखिए, हर कंट्री का अपना लॉ होता है रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने का, और एज पर डेट प्रोविजन अगर आप मान लीजिए एक से ज्यादा दो कंट्रियों के क्या बन गए हैं, रेसिडेंट बन गए हैं, रेसिडेंट बन गए हैं, तो फिर उस केस में आपको कौन सी कंट्री का हम क्या मानेंगे, रेसिडेंट मानेंगे। ठीक है, तो वो टाई ब्रेकर रूल होता है, और टाई ब्रेकर रूल का सबसे पहले बोलते हैं कि जहां पर भी आपका क्या होगा, परमानेंट क्या होगा, होम होगा। परमानेंट क्या होना चाहिए, होम होना चाहिए। तो जिस भी कंट्री में आपका परमानेंट होम हो, टेम्परेरी नहीं, इवन अगर रेंटेड भी हो तो भी चलेगा, लेकिन जिस कंट्री में परमानेंट होम होगा उसका आपको रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों ही कंट्री में आपका परमानेंट क्या है, होम है, या दोनों ही कंट्री में परमानेंट होम नहीं है, मतलब ये वाला जो है इनकंक्लूसिव हो गया, ये कंक्लूसिव नहीं है, इनकंक्लूसिव है, तो फिर जहां पर आपका सोशल, जिस कंट्री में आपका सोशल एंड इकोनॉमिक क्या होगा, कनेक्शन होगा, रिलेशन होगा, ठीक है ना, उस कंट्री का आपको क्या माना जाएगा, रेसिडेंट माना जाएगा। सोशल और इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन। ठीक है, सोशल का मतलब रिलेटिव्स ये हो गए, इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया है, बिजनेस हो गया। तो वहां जिस कंट्री में वो क्या होगा, क्लोजर होगा, उस कंट्री का आपको क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। अगर ये भी नहीं है तो फिर जिस कंट्री में आपका हैबिचुअल क्या है, अबोर्ड है, मतलब हिस्टोरिकल देखेंगे हम आपका कि आप कहां पर क्या करते हैं, रहते हैं, तो हैबिचुअल क्या होगा, अबोर्ड होगा। ठीक है, अगर इससे भी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं निकलता है तो फिर जिस कंट्री के आप क्या होंगे, नेशनल होंगे, उस कंट्री का आपको क्या माना जाएगा, रेसिडेंट। अगर आप दोनों ही कंट्री के नेशनल हैं, या दोनों ही कंट्री के आप क्या नहीं है, नेशनल नहीं है, तो फिर जो भी इनकम टैक्स अथॉरिटी होगी, जो भी प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स क्या होगी, अथॉरिटी होगी, फिर वो डिटरमाइन करेगी आपका रेसिडेंशियल स्टेटस। इसे हम बोलते हैं टाई ब्रेकर। इसे हम क्या बोलते हैं, टाई ब्रेकर क्या बोलते हैं, रूल बोलते हैं। सबसे पहले जिस कंट्री में आपका परमानेंट होम है, अगर दोनों ही कंट्री में परमानेंट होम है, टेम्परेरी होम नहीं देखना है, परमानेंट होम देखना है, जो एक प्रोलॉन्ज्ड किसके लिए होता है, पीरियड के लिए होता है, प्रोलॉन्ज्ड पीरियड के लिए। ठीक है, परमानेंट होम। अगर दोनों ही कंट्री में परमानेंट होम नहीं है, या दोनों ही कंट्री में परमानेंट होम है, तो जिस कंट्री में आपका सोशल और इकोनॉमिक रिलेशन क्या होगा, मोर क्लोजर होगा, उस कंट्री का आपको क्या मान लिया जाएगा, रेसिडेंट मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर इससे भी नहीं हुआ तो फिर तीसरा देखेंगे, जिस कंट्री में आपका हैबिचुअल क्या है, अबोर्ड है, अबोर्ड मतलब आवास है, और हैबिचुअल का मतलब हिस्टोरिकल देखेंगे, तो हैबिचुअल अबोर्ड है। ये भी नहीं है तो फिर जिस कंट्री में आप क्या है, नेशनल है, और अगर दोनों ही कंट्री के नेशनल है, दोनों ही कंट्री में नेशनल नहीं है, तो फिर प्रेस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करती है, डिटरमाइन करती है आपका रेसिडेंशियल क्या है, स्टेटस। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अब हम, और इस बुलेट रिवीजन का लास्ट टॉपिक करते हैं, सेक्शन 228A। सेक्शन कौन सा है, 228A, लास्ट टॉपिक, लास्ट सेक्शन है इस बुलेट रिवीजन का। सेक्शन 228 है बेसिकली रिकवरी ऑफ टैक्स का। रिकवरी ऑफ टैक्स का अगर DTAA हो रखा है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट एंटर्ड है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का बाहर की गवर्नमेंट के साथ में, फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए, तो एज पर सेक्शन 228A, एज पर क्या है, सेक्शन 228 क्या है, ए, फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, इनकम टैक्स के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, इनकम टैक्स के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स के लिए क्या बोलते हैं, अगर कोई पर्सन इंडिया का रेसिडेंट है, अगर कोई पर्सन इंडिया का क्या है, रेसिडेंट है, या फिर या फिर किसी पर्सन की हैविंग एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया है, या फिर तो वो इंडिया का क्या है, रेसिडेंट है, या फिर तो वो इंडिया का क्या है, रेसिडेंट है, या फिर उस पर्सन की हैविंग प्रॉपर्टी इन क्या है, इंडिया है, और बाहर की गवर्नमेंट जिस कंट्री के साथ में हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हुआ है फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स के लिए, अगर उस पर्सन से उसको रिकवरी करनी है, तो फिर वो वहां की गवर्नमेंट हमारे बोर्ड को एक सर्टिफिकेट देगी, एक बोर्ड को क्या देगी, सर्टिफिकेट देगी फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए,
फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। किस पर्सन से, जो पर्सन यहां का रेसिडेंट है या फिर पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी इन क्या है, इंडिया है। हमारे बोर्ड को क्या देंगे, सर्टिफिकेट देंगे फॉर रिकवरी ऑफ किसका, टैक्स का। फिर वो हमारा बोर्ड जो है सीबीडीटी है, उस सर्टिफिकेट को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा टैक्स रिकवरी ऑफिसर को। किसको, टैक्स रिकवरी ऑफिसर। कौन से टैक्स रिकवरी ऑफिसर, हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द रेसिडेंट, हैविंग जुरिस्डिक्शन ओवर द रेसिडेंट, और हैविंग जुरिस्डिक्शन मतलब विद इन हुज जुरिस्डिक्शन सच प्रॉपर्टी ही सिचुएटेड, मतलब जिसके जुरिस्डिक्शन में, जिस टैक्स रिकवरी ऑफिसर के जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, या फिर जिसके जुरिस्डिक्शन में वो रेसिडेंट आता है, उस टैक्स रिकवरी ऑफिसर को हमारा बोर्ड वो सर्टिफिकेट क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए, फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। ठीक है, ऐसा सेक्शन 228A बोलता है। सेम सेक्शन 228 का सब सेक्शन 2 बोलता है कि अगर मान लीजिए हमारे यहां का कोई असेसिन डिफॉल्ट है, वेयर एन असेसिन इज डिफॉल्ट और डीम टू बी इन डिफॉल्ट है इन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, में पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए क्या बन गया, डिफॉल्ट बन गया, या डीम टू डिफॉल्ट है मतलब उससे रिकवरी करनी है, तो फिर यहां का जो टैक्स रिकवरी ऑफिसर है, यहां का जो टैक्स रिकवरी क्या है, ऑफिसर है, में इफ असेसी इज ए रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री, अगर कोई असेसी है जो कंट्री रेसिडेंट है, कौन सी कंट्री का, जिस कंट्री के साथ में हमारा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है फॉर रिकवरी ऑफ टैक्स का, या फिर उस कंट्री का, उस कंट्री में उसकी प्रॉपर्टी है, उस कंट्री में जिस कंट्री के साथ में हमारा डीटीडब्ल्यू हो रखा है, उस कंट्री में उसकी प्रॉपर्टी है, तो यहां का टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक क्या बनाएगा, सर्टिफिकेट बनाएगा, और वो सर्टिफिकेट हमारे किसको देगा, बोर्ड को देगा। पहले वहां के उन्होंने हमारे बोर्ड को सर्टिफिकेट दिया था, हमारे बोर्ड ने फॉरवर्ड करा था टैक्स रिकवरी ऑफिसर को। सब सेक्शन 2 में टैक्स रिकवरी ऑफिसर सर्टिफिकेट बना के फॉरवर्ड कर रहा है किसको, हमारे बोर्ड को, हमारे सीबीडीटी को क्या कर रहा है, वो सर्टिफिकेट क्या कर रहा है, दे रहा है। फिर हमारा बोर्ड वहां के गवर्नमेंट को क्या कहेगा, वो सर्टिफिकेट देगा फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए, फ्रॉम ए पर्सन हु इज रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री, या फिर हैविंग प्रॉपर्टी इन क्या है, दैट कंट्री, जिसकी उस कंट्री में क्या है, प्रॉपर्टी है, या फिर उस कंट्री में रेसिडेंट है जिस कंट्री के साथ में हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का डीटीडब्ल्यू डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट हो रखा है फॉर रिकवरी ऑफ किसके लिए, टैक्स के लिए। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट टैक्स रिकवरी ऑफिसर टीआरओ किसको देगा, बोर्ड को देगा, और फिर वो बोर्ड फॉरवर्ड करेगा वहां की गवर्नमेंट को, और फिर वहां की गवर्नमेंट रिकवरी करेगी, वहां की रिकवरी करेगी किससे, उस पर्सन से जो वहां का रेसिडेंट है, या फिर जिसकी वहां पर क्या है, प्रॉपर्टी है। तो ऐसा हमको सेक्शन क्या बोलता है, 228 क्या बोलता है, ए बोलता है। हम रिकवरी नहीं कर सकते, हम रिकवरी नहीं कर सकते, हम सिर्फ सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसे फॉरवर्ड करेंगे किसको, बोर्ड को, बोर्ड फॉरवर्ड करेगा वहां की गवर्नमेंट को, और वहां की गवर्नमेंट क्या करेगी, फिर हमारे लिए क्या करेगी, रिकवरी करेगी। तो किससे रिकवरी कर सकते हैं, या फिर तो उस कंट्री का रेसिडेंट हो, या फिर उस कंट्री में उसकी प्रॉपर्टी हो। कौन सी कंट्री, जिस कंट्री के साथ में हमारा क्या हो रखा है, डीटीडब्ल्यू हो रखा है। तो ये हमारा बुलेट रिवीजन था, सेक्शन 90 था। सब सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था कि टैक्स ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्यों किया जाता है, सब सेक्शन 2, 2A, सब सेक्शन 3, 4, उसके एक्सप्लेनेशन। इसके बाद में सेक्शन हमने कौन सा देखा था, 91 हमने देखा था। परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की हमने रेलेवेंस देखी थी, आर्टिकल डीटीडब्ल्यू में आर्टिकल 5 सब आर्टिकल 2 जो होता है उसकी हमने क्या देखी थी, रेलेवेंस हमने यहां पर देखी थी। वो रेलेवेंस नहीं होती है काम इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल क्या है, सर्विस। टाइप ब्रेकर क्या था, रूल था परमानेंट, होम, सोशल और इकोनॉमिक क्या है, रिलेशन, जहां पर मोर क्लोजर है, हैबिचुअल, अबॉर्ड, हैबिचुअल क्या देखा था, अबॉर्ड देखा था, नेशनल, नहीं तो फिर इनकम टैक्स अथॉरिटी क्या करेगी, डिटरमाइन करेगी। लास्ट था सेक्शन 228A सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2। इसी के साथ में हमने क्या करा था, डबल टैक्सेशन के रेस्पेक्ट में बुलेट रिवीजन यहां पर कवर करा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पास्ट एग्जामिनेशन के और स्टडी मटेरियल के सभी हम न्यूमेरिकल्स और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर लेंगे, सो दैट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतरीन क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।